जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम मैथ पेडागोजी जो कि सीटेट एग्ज़ाम में 15 नंबर का मैथ पेडागोजी आती है और 15 नंबर के हमारे प्रश्न होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, खासकर जिनको मैथ्स के सवालों में दिक्कत होती है, तो वो गणित शिक्षण में एक अच्छा स्कोर करके अपना सीटेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि बीच तक देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला लास्ट अंत तक जो है वो जारी रहता है। तो वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वैसे ये जो प्रश्न है ये सीटेट जूनियर के पेपर में आए हुए प्रश्न है, लेकिन पेडागोजी जो होती है ये न प्राइमरी के लिए होती है न जूनियर के लिए, ये दोनों में लगभग सेम होती है। इसलिए ये वीडियो प्राइमरी वालों और जूनियर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। और आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों। प्रश्न जब पूछा जाए तो उसे एक बार बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है। कभी कभार हम जल्दबाजी में उच्च प्राथमिक और सिर्फ प्राथमिक को नहीं देखते और जो ऑप्शन होता है उसको टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक की बात कर रहा है, तो उच्च प्राथमिक के लिए जो है वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान विधि जो है वह सबसे अधिक उपयुक्त होगी। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। इसमें भी उच्च प्राथमिक स्तर की ही बात कर रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन है किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। दूसरा है सभी सूत्रों को याद रखना। तीसरा है शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसे सही ढंग से नकल करना। और चौथा है एक समस्या को कई बार हल करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। तो जो सबसे अधिक आवश्यक है वो है किसी भी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और यह कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इनके आपके सीटेड एग्जाम में आने की संभावना इनकी बहुत अधिक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और चैनल की इस वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हमारा अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर की कक्षा में होने वाली पूछताछ की रणनीति कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। दूसरा है बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। तीसरा है बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। चौथा है बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए या उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। कोलाहलपूर्ण बनाती है ऐसा भी नहीं है। फिर है बच्चों को इस तनाव पैदा करती है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव वर्ड को अगर आप इसमें ढूंढेंगे तो तीन जो ऑप्शन है हमारे ए, बी और डी, इनमें सब में निगेटिव वर्ड ही देखने को मिले। सीटेट एग्जाम में आप पॉजिटिव वर्ड को ढूंढें, आपका जो आंसर है वो हमेशा सही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। बच्चों में इस तरह के का भ्रम का क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, जब आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको पढ़ा हुआ ज़्यादा दिन तक नहीं याद रहता है। यदि आप किसी चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी ये आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आपने प्रश्न को पढ़ने में कहीं पे दिक्कत कर दी तो आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया। दूसरा है अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। तीसरा है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। चौथा ऑप्शन है बच्चों को क्षेत्रफल इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। आपको इसमें सबसे सही आंसर ढूंढना, और सबसे सही आंसर जो है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। यानी उनके अगर दैनिक जीवन से इन सभी इकाइयों को जोड़ा जाता तो वह कभी भी क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होता, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं बनती। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है।
पहला ऑप्शन है हमारा, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो बाकी के ऑप्शन है उनका प्रोत्साहन से कोई भी संबंध बिल्कुल भी ऑप्शंस में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारा इसका एक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा छठा प्रश्न है हमारा, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है, माता पिता को प्रतिक्रिया देना। दूसरा, प्रगति रिपोर्ट भरना। तीसरा है, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों की समझ में अंतर जानना। नैदानिक परीक्षण क्या होता है दोस्तों? नैदानिक परीक्षण बच्चों की समझ में अंतर जानना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गणित में एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की समझ में अंतर। नैदानिक परीक्षण छात्रों को विषयों में समझ को मापते हैं और गणितीय अवधारणा जानना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। पहला ऑप्शन है, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। दूसरा है, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षक के लिए। तीसरा, कमजोर छात्रों को की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। उपचारात्मक मतलब किसी भी समस्या का समाधान करना। तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है कि कमज़ोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण जो है वो हमारा सहायक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैं अपनी तरफ से लाता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लाता, मैं बस उन चीज़ों को लेता हूँ जो कई बार जो है आपके सीटेट एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं और मुझे लगता है और बहुत ही आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो, मैं उन्हीं प्रश्नों को जो यहाँ पे लेता हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल प्रश्न है। पहला, रटना। दूसरा, आकलन। तीसरा, मापन। चौथा, मानस दर्शन। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो ए है, रटना, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गणित में रटने का कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ पर एक सवाल होते हैं बहुत ही, तो इसे रटा नहीं जा सकता। सवालों को समझा जाता है, उनके सूत्रों को याद किया जाता है। रटना जो है गणितीय प्रक्रिया का एक कोई भी भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्मरण एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। संस्मरण यानी कि अगर यहाँ पे रटने की जगह पर संस्मरण आ जाए तो भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। संस्मरण कहते हैं रटने को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गणित सीखने में त्रुटियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कथन किस प्रकार का कथन है? पहला ऑप्शन है, सत्य है, क्योंकि त्रुटियां जो है बच्चे की सोच को दर्शाती हैं। दूसरा है, सत्य है क्योंकि गणित सटीक है। तीसरा, सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। चौथा है, सत्य है क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। तो गणित में अगर बालक है कोई वो गलतियां कर रहा है तो ये सही है, क्योंकि त्रुटियां जो है बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। इससे क्या है, शिक्षक को मौका मिलेगा बच्चे को जानने का कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहा है। तो इस तरीके से इसको हमें एक पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि निगेटिव में। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गणित सीखने में त्रुटियां जो हैं वो सहायक होती हैं। यह सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं और हमें पता होना चाहिए किसी भी त्रुटि को छिपाने के बजाय त्रुटियों से कैसे निपटना है, और इससे हम यह भी जान सकते हैं कि बालक की समस्या क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना क्वेश्चन, और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और इसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों पाई चार्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है सीटेट के एग्ज़ाम में। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट भी है, जो आपकी परीक्षा है वो भी 5 जुलाई को नहीं होगी, तो आपके पास अभी और भी समय है। देखिए ऑफिशियल न्यूज़ कब तक आती है। हालांकि 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए। धन्यवाद।